नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम 3 बजे 3 खबर में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। महाराष्ट्र में एंटीलिया केस में नए खुलासे रोजाना हो रहे हैं और इन खुलासों के कारण खूब बवाल मचा हुआ है। इसे लेकर अब बीजेपी भी हमले करने से चूक नहीं रही है। आपको बता दें कि हाल ही में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने जो दावे किए वो और भी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। मामले में परमवीर सिंह की चिट्ठी के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उद्धव सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि सचिन वाजे को किसके दबाव में लाया गया, शिवसेना के सीएम के या फिर शरद पवार के। उन्होंने कहा कि यह भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, यह ऑपरेशन लूट है। इन दावों को लेकर अनुराग ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पूर्व पुलिस आयुक्त ने राज्य के सीएम को पत्र लिखकर गंभीर सवाल उठाए हैं और महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर आरोप लगाए हैं। इसकी गंभीर जांच होनी चाहिए। अगर ये मुंबई की पुलिस का हाल है तो आप कल्पना कर सकते हैं कि महाराष्ट्र का क्या ही हाल होगा। गौरतलब है कि मामले में बवाल के बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अनिल देशमुख पर सनसनीखेज आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य के सीएम ठाकरे को पत्र लिखकर कहा है कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। सीएम ठाकरे को लिखी चिट्ठी में परमवीर सिंह ने आरोप लगाए हैं कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे से प्रत्येक महीने बार, रेस्टोरेंट और अन्य प्रतिष्ठानों से 100 करोड़ रुपए की उगाही करने के लिए कहा था। परमवीर सिंह के आरोपों पर अनिल देशमुख ने कहा, एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन केस में सचिन वाजे के सीधे लिंक सामने आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में सियासी हलचल के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पवार ने कहा कि परमवीर सिंह ने गृह मंत्री अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप लगाए। देशमुख पर आरोप लगे हैं लेकिन प्रमाण नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि पत्र में ये नहीं कहा गया कि पैसा किसके पास गया। साथ ही पत्र पर परमवीर सिंह के दस्तखत नहीं है। एनसीपी प्रमुख ने सचिन वाजे की बहाली पर कहा कि एपीआई सचिन वाजे की बहाली मुख्यमंत्री ने नहीं बल्कि पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने की थी। पहला सवाल यह है कि उनकी नियुक्ति किसके दबाव में की गई? Under whose pressure this Sachin Vaje, who is supposed to extort money, was reinstated? या शिवसेना का दबाव था, मुख्यमंत्री का दबाव था या शरद पवार का भी दबाव था? यह हम पहली बात जानना चाहते हैं। बीजेपी का यह सवाल इसलिए भी जरूरी है कि सदन के अंदर और सदन के बाहर सचिन वाजे के रोल को डिफेंड किया गया। आपने सुना होगा, बोथ द चीफ मिनिस्टर, देयर पार्टी ऑर्गन सामना एंड अदर एनसीपी लीडर्स हैव डिफेंडेड द अपॉइंटमेंट ऑफ सचिन वाजे। तो जिस व्यक्ति को वहां का होम मिनिस्टर कह रहा है कि तुम्हें 100 करोड़ की वसूली करानी है, जिसका रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ है, जो वर्ष तक सस्पेंडेड में रहा, 2008 से शिवसेना का मेंबर है, उसको क्यों रिइंस्टेट किया गया? ये तो बहुत बड़ा दबाव होगा ना। ये मुझे पहला सवाल करना है। दूसरा सवाल करना है, थोड़े आज मैं चुभते हुए सवाल उठा रहा हूं। द सेकेंड क्वेश्चन आई वुड लाइक टू आस्क इज ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी, व्हाट इज द रोल ऑफ शरद पवार? शरद पवार जी वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन उनकी भूमिका पर भी बहुत गंभीर संदेह उठ रहे हैं। होम मिनिस्टर पर लगाए। आप कल्पना कर सकते हैं, अगर एक महीने के एक पुलिस कमिश्नर को, पुलिस चीफ को 100 करोड़ रुपया देने की बात कही जाती है, तो जब से उनकी नियुक्ति हुई और अब तक वो कितना पैसा दे चुके थे? क्या केवल महाराष्ट्र के गृह मंत्री को दिया या किसी और को भी दिया है? कौन कौन लोग इसमें शामिल थे? अगर पूरे महाराष्ट्र के मुंबई से इस तरह का पैसा देने की बात और लेने की बात एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कही है, तो आप कल्पना कर सकते हैं मुंबई के अलावा जो बाकी जिले हैं वहां से कितना पैसा आता होगा। क्या उसके आंकड़े भी सामने आएंगे?
क्या मुख्यमंत्री जी उस पर भी कोई प्रकाश डालेंगे? ये जानना देश और महाराष्ट्र के लिए बहुत, क्योंकि गवर्नमेंट इज वेरी वेरी सीरियस एंड गवर्नमेंट इज फुल्ली अवेयर कि ऑल दीज एलिगेशन इन फॉर्म ऑफ लेटर written by former CP, these allegations have been made by him when he was shifted from important post to unimportant. पवार सर, अनिल देशमुख इस्तीफा देंगे। छोड़ दिया है सर, आपने फैसला मुख्यमंत्री पर छोड़ दिया, लेकिन आपको क्या लगता है कि अनिल देशमुख के गृह मंत्री रहते हुए जो जांच आपने सजेस्ट की है वो फ्री एंड फेयर होगी और अपोजिशन उस बात में एक्सेप्ट करेगा? बात ऐसी कि उनका इस्तीफा लेना ये इस बारे में ये डिसीजन डेफिनेटली मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है, वो लेंगे। हमसे बात करने के बाद लेंगे, हम इस पर डिस्कस करेंगे। मैं अभी आगरा से आया हूँ, मैंने किसी के साथ बात भी नहीं की। जरूर ये सब इशू और इसका इन्फॉर्मेशन देखने के बाद जो 2-3 अल्टरनेटिव हमारे सामने आ सकते हैं, इसमें आप जो कहते हैं ये भी आ सकता है, मगर ऐसी बात हमने कही नहीं अभी तक की। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस समय सत्य प्रकाश सोनी हमारे संवाददाता मुंबई से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सत्य प्रकाश, अभी हाल ही में थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है शरद पवार की तरफ से और उन्होंने अब जो गेंद है वो सीएम उद्धव ठाकरे के पाले में डाल दी है। उन्होंने कहा है कि अनिल देशमुख को पद से हटाना है या नहीं, ये उद्धव ठाकरे को डिसाइड करना होगा। जी देखिए पल्लवी, जिस तरह से लगातार बीजेपी जो है आक्रामक है, लेकिन बीजेपी का एक रवैया देखा गया है कि बीजेपी इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ शिवसेना को छोड़कर यानी कि एनसीपी को टारगेट कर रही है। यही वजह है कि शरद पवार ने साफ तौर पर कह दिया है कि अगर फैसला लेना ही है तो सीएम उद्धव ठाकरे फैसला लेंगे। हालांकि मुहर आखिरी सीएम उद्धव ठाकरे की लगेगी, लेकिन औपचारिक तौर पर लोगों को इंतजार था कि शरद पवार शायद इस पूरे मामले में कुछ बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से उम्मीदें लगाई जा रही थी, बिल्कुल शरद पवार ने कुछ बोला नहीं, सीधा अपना कोर्ट जो है अब उद्धव ठाकरे के हवाले कर दिया। अब देखने वाली बात है कि उद्धव ठाकरे इस पूरे मामले में कितनी संज्ञानता लेते हैं। बिल्कुल, उद्धव ठाकरे की अब पाले में गेंद है। देखने वाली बात यही रहेगी कि वो इस मामले को किस तरीके से हैंडल करते हैं। लेकिन अभी जानकारी क्या मिल रही है सत्य प्रकाश? अभी जब परमवीर सिंह से सवाल किया मीडिया ने कि क्या आपने पत्र में ये सब लिखा, तो उन्होंने कह दिया नो कमेंट्स, यानी कि वो अभी इस मसले पर कुछ बोलना नहीं चाहते। देखिए जाहिर तौर पर जिस तरह से आरोप लग रहा है वो कहीं न कहीं आरोप जो है जांच का विषय बन रहा है, क्योंकि लगातार जो है गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कल देर शाम में मीडिया से कह दिया था कि जो आरोप हमारे ऊपर लगे हैं वो कहीं न कहीं आरोप जो लगाया गया है वो बेबुनियाद है, और कहीं कहीं जिस तरह परमवीर सिंह एनआईए की जांच में से बचना चाहते हैं, इसके लिए इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले में कोई सच्चाई नहीं है, उसको लेकर उन्होंने जांच का विषय बता दिया कि जांच होने के बाद जो कुछ खुलासा होगा उसके बाद देखा जाएगा। यानी कि अभी पूरा यही देखना है कि जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। आखिरी कमेंट इस पर हम आपसे चाहेंगे सत्य प्रकाश, ये आखिरी सवाल है मेरा। आला कमान कांग्रेस के क्या कुछ कह रहे हैं, उनका रुख क्या है? क्या वो वाकई में जान रहे हैं ये बात कि अनिल देशमुख अब दागदार हो चुके हैं, या फिर वो भी अभी बचाव मोड में ही है? देखिए पल्लवी, कांग्रेस और एनसीपी दोनों पक्ष अपने आप को बचाने में लगा है। शिवसेना पूरी तरह से जानती है कि इस पूरे मामले में क्या कुछ करना है। ऐसे में कांग्रेस बिल्कुल चाहती है कि दूध का दूध पानी पानी हो जाए, लिहाजा कांग्रेस भी कहती है कि इस तरह का आरोप लगाया गया है तो इसकी जांच होनी चाहिए, उसके बाद जो भी दोषी पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्य प्रकाश तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एनसीपी नेता फहमीदा हसन इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, उनसे तमाम सवाल जवाब कर लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि आखिर इस मसले में क्या कुछ चल रहा है और एनसीपी का क्या कुछ रुख है। हसन, आपने देखा कि किस तरीके से अभी शरद पवार मीडिया के सामने आए और उन्होंने उद्धव ठाकरे के ऊपर बात डाल दी है सर कि अब आप ही देखिए कि क्या करना है इस मसले में। तो अब क्या ऐसा माना जाए कि उद्धव ठाकरे अनिल देशमुख को पद से हटाएंगे या नहीं? हेलो
आप तक आवाज पहुंच रही है मैम मेरी? जी जी बोलिए। मैम मेरा सवाल यह है कि एनसीपी का स्टैंड क्या है इस पूरे मसले में? अनिल देशमुख पर जिस तरह के आरोप लगे हैं उस पर एनसीपी का स्टैंड क्लियर करिए। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहते हैं, लेकिन आरोप जब भी माना जाता है जब भी वो सिद्ध होता है मैडम जी। इसके लिए अगर वो बोल रहे हैं कि पैसा दिया हुआ है तो इतने टाइम तक का चुप कैसे थे वो? जी। और ये जानकारी मिल रही है कि एनआईए अब सचिन वाजे के जितने भी बैंक अकाउंट है उनको खंगालेगी, डिटेल्स निकाली जाएगी। तो क्या इन आरोपों के बाद ही अब इस तरह की कार्रवाई की जा रही है, ऐसा माना जाए? नहीं, आरोपों के बाद नहीं, अभी सचिन वाजे जी जब से अरेस्ट हुए हैं उसके बाद में ये सारी जो परविंदर सिंह जी भी अपने बचाव के लिए अभी ये अपना आरोप अनिल देशमुख जी के ऊपर लगा रहे, तो उन्होंने तो कल डिफॉर्मेशन का उनके ऊपर केस दायर किया हुआ है ना। तो इसके लिए जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक है। और ये कहा है कांग्रेस के कुछ प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये साजिशतन किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की साजिश बताई गई है कि महाराष्ट्र सरकार को गिराना चाह रही है केंद्र की सरकार, इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। जो केंद्र की सरकार है और यहाँ हमारे महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस जी बैठे हुए हैं जी, वो शुरू से ही खुद मी पुन्हा येईल करके वो आ नहीं सके, तो अभी तक का उनकी यही साजिश चली है। पूरे कोरोना काल में उन्होंने यही काम किया है। तो ये जो बात कांग्रेस के प्रवक्ता ने की वो हम भी यही कहते हैं कि ये पूरी की पूरी साजिश इनकी सोची समझी साजिश है। मैम कांग्रेस के कई ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस समय खुलकर इस मसले पर मीडिया के सामने बात कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि नैतिकता के नाते ही सही, लेकिन अभी अनिल देशमुख को अपने पद से हट जाना चाहिए ताकि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। देखो, निष्पक्ष जांच के लिए तो उन्होंने खुद पहले ही दिन कहा था, जिस दिन उनके ऊपर आरोप लगे, उसके बावजूद हमारे जो आदरणीय पवार साहब जो नेता हैं उन्होंने भी कहा है कि ये जो जांच है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आरोप जब होता है जब वो सिद्ध हो जावे कि हाँ ये चोर चोरी किया है करके, तो जब वो आरोप सिद्ध होता है ना, जब तक आरोपी सिद्ध नहीं होते ना मैम। वो आपकी बात सही है, लेकिन अब जब शरद पवार ने कह दिया है कि उद्धव ठाकरे को निर्णय लेना है कि हटाना है या नहीं पद से अनिल देशमुख को, तो आप क्या मान रही हैं? वो तो बराबर है ना मैम, आज जो भी है तो चीफ मिनिस्टर के हाथ में ही रहता है जी। इसके लिए पवार साहब की बात सही है कि वो जो भी है लास्ट जो डिसीजन रहेगा वो सीएम का रहेगा। क्या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार इस समय बैकफुट पर है ये केस सामने आने के बाद? ये केस सामने आने के बाद में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी बैकफुट पर नहीं है, क्योंकि अभी तक आरोप मैं वापस से वही कह रही हूँ कि सिद्ध नहीं हुए हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी है उसको केंद्र कोई भी मदद करे बिना अभी तक का इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से कोरोना काल में भी पूरा महाराष्ट्र को संभाला हुआ है और अभी तक संभालते आ रहे हैं। और इसकी वजह से इनको ऐसा है कि हम कब सत्ता पे आए, तो ये कोई ना कोई एक साजिश ऐसी खड़ी करते हैं 4 महीना 6 महीने में कि जिससे महाराष्ट्र विकास आघाड़ी दोषी ठहराई जाए या हम उसे बवाल में लाए जाए या उसके ऊपर आरोप किए जाए, यही काम चल रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मैम आप हमारे साथ जुड़े इस मसले पर चर्चा के लिए। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एंटीलिया केस में नए नए खुलासों से खूब बवाल मचा हुआ है, इसे लेकर बीजेपी भी हमले करने से चूक नहीं रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबर की ओर। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए सभी दल अपने अपने स्तर पर इस समय रैलियां और जनसभाएं कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। शुवेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बंगाल के एग्रा में अमित शाह की रैली के दौरान शिशिर अधिकारी बीजेपी में शामिल हुए। वहीं आज भारतीय जनता पार्टी बंगाल के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र भी जारी कर रही है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर सभी की आंखें टिकी हैं, क्योंकि टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लोक लुभावन वादे किए हैं। वहीं पीएम मोदी असम के बोकाखाट में चुनावी रैली को भी आज संबोधित करती नजर आई। असम के बोकाखाट में पीएम मोदी ने चुनावी रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि अब ये तय हो गया है कि असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार राज्य में डबल इंजन सरकार बनना तय है। वहीं अमित शाह ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा कि दीदी ने मां, माटी और मानुष का नारा दिया था, लेकिन क्या राज्य में कोई बदलाव आया? शाह ने कहा कि हम सत्ता में आए तो 5 साल के लिए आपको घुसपैठियों से आजादी दिलाएंगे। टीएमसी के गुंडों को लगता है कि बच जाएंगे, लेकिन 2 मई के बाद हमारी सरकार सत्ता में आएगी और हम उन पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। वहीं अमित शाह की रैली में शामिल होने के बाद शिशिर अधिकारी ने कहा कि अत्याचारों से बंगाल को बचाओ, हम सब आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है। वहीं ममता लगातार बीजेपी पर निशाना साध रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि दुनिया की बीजेपी सबसे बड़ी तोलबाज पार्टी है और उसे राज्य में कभी भी सत्ता में नहीं आने देना चाहिए। के कोने में एग्रा की धरती पर आपको बताने आया हूं, 37 साल से पहले कम्युनिस्टों की सरकार चुनी और फिर आपने दीदी की सरकार चुनी। इसने बंगाल का भला नहीं किया। कम्युनिस्टों से परेशान थे। दीदी ने वादा किया कि हम परिवर्तन करेंगे, मां, माटी, मानुष का नारा दिया। मुझे बताइए भाई, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो दीदी, माताएं दीदी भी बताए, परिवर्तन हुआ है क्या? जोर से बोलो, हुआ है क्या? तो परिवर्तन नहीं हुआ। पहले भी घुसपैठ हो रही थी, आज भी घुसपैठ हो रही थी। आप मुझे बताइए, आप लोग बंगाल को घुसपैठियों से मुक्त करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? जोर से बोले, चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? क्या ममता दीदी घुसपैठियों से मुक्त कर सकती है? इस मसले पर चर्चा के लिए टीएमसी से सुमित मेहरोत्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुमित मेहरोत्रा जी, एक और बड़ा झटका माना जाए क्या ममता दीदी के लिए? आज शिशिर अधिकारी भी बीजेपी में शामिल हो गए। पल्लवी जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिसका बेटा जा चुका है तो क्या उसके परिवार के और लोग नहीं जाएंगे? हम उन गद्दारों को अपनी पार्टी में नहीं रखना चाहते हैं कि बाप इधर रहे, बेटा रहे उधर। तो ये असमंजस की स्थिति रहती कि बाप किसका लड़ाता, ममता जी का चुनाव लड़ाता या बाप अपने बेटे का चुनाव लड़ाता। एक उनके अंदर वो रहता। तो वो लोग तो जब बेटा जा चुका है तो बाप भी जाएगा, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। वहाँ पे जनता तय करेगी कि किसे हमें वोट देना है और जनता ने तय कर लिया है।
कि जनता इस बार माननीय ममता दीदी को वहां पे लेकर के आएगी नंदीग्राम में। ठीक है, अभी सबकी जो आंखें हैं वो इस बात पर टिकी हुई हैं कि चुनावी घोषणा पत्र में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ वादे किए जाते हैं। क्या आप मान रहे हैं कि आपका, क्योंकि घोषणा पत्र जारी हो चुका है, तो अब उसी के हिसाब से इन्होंने अपना घोषणा पत्र सेट किया होगा? बिल्कुल 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 कॉपी करेंगे ये हमारे घोषणा पत्र की कॉपी करेंगे। जैसे हमारे खेला होवे का गाने का एक इन्होंने कॉपी करा है, विकास होवे, तो ये लोग कॉपी करने में माहिर है। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, इन लोगों के पास काम कुछ है नहीं, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं हर स्टेट में जहां जाते हैं कि हम इस स्टेट के लिए ये काम करेंगे। जहां जहां इनकी सरकार है वहां पे आज तक इन्होंने कौन से काम करें? उत्तर प्रदेश में इन्होंने कितनी शिक्षा नीति के ऊपर बात करी, कितनी महंगाई के ऊपर बात करी। आज ये कोई बात नहीं करना चाहते था। आप महंगाई के ऊपर आप अगर बात करें तो आज गैस के दाम आज आप देखिए 850 रुपए हो गए हैं, पेट्रोल के दाम 100 रुपए से ऊपर हो गए हैं, जीडीपी देश की गिरती चली जा रही है। पर माननीय मोदी जी व्यस्त है अपनी चुनावी रैलियों में। और जिस तरीके से अभी हम एक न्यूज पे देख रहे हैं कि कोरोना काल बढ़ता चला जा रहा है, तो माननीय मोदी जी को अब इतना भी टाइम नहीं, कोरोना काल में इतनी पब्लिक जो इकट्ठी कर रहे हैं ये भी ना करें। ठीक है, इस समय हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर ब्रिजेश नंदन जी भी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, उनका भी रुख कर लेते हैं। डॉक्टर नंदन, आप किस तरीके से देख रहे हैं चुनावी घोषणा पत्र पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं? क्या टीएमसी के घोषणा पत्र से मिलता जुलता होगा आपका भी घोषणा पत्र? देखिए, जो हमारे मित्र कह रहे हैं कि हमारी कॉपी करेंगे, हमारी चुनाव की कॉपी करेंगे, तो ये कहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई कहे कि जी फलाना पानी पी रहा है, मैं भी पानी पी रहा हूं, तो वो मेरी कॉपी करके पानी पी रहा है, तो ये औचित्य नहीं है, औचित्यहीन बात इन्होंने कही है। रही बात घोषणा पत्र की, तो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है विकास जी, सबका विकास, सबका साथ और सबका विश्वास, जिसमें रोजगार का मुद्दा रहेगा, विनिवेश का मुद्दा रहेगा कि विनिवेश किस तरीके से बंगाल में लाया जाए, बंगाल में रोजगार किस प्रकार से दिया जाए, बंगाल के जो औद्योगिक इकाइयां बंद पड़ी है हड़ताल की वजह से, जो टीएमसी और ये वाम दलों ने हड़तालें करवाई थी, उद्योग चौपट किए थे, उनको कैसे पुनर्जीवित किया जाए, और वहां की बंगाल की जो अस्मिता है, बंगाल की जो सांस्कृतिक विरासत है, उसे पुनर्जीवित कैसे किया जाए, ये हमारा मुख्य एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का। रही बात चुनाव की, तो 2 तारीख को पता लग जाएगा, 2 मई को, दूध का दूध पानी का पानी है। अब ये कह रहे हैं कि खेला होवे का हमारा इन्होंने नकल किया है, विकास होवे। अरे भैया, विकास तो चल ही रहा है, 70 साल से विकास रुका पड़ा था। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी है, तब से विकास पैदा हुआ है और बड़ा हो रहा है धीरे धीरे करके। अब ये कह रहे हैं कि जी महंगाई चरम पर है। महंगाई भैया 2013 भी जरा देख लो खोल के, 2013 में क्या हाल था। अभी तो 1 साल में नहीं हुआ है, 595 रुपए का सिलेंडर भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो ये सारे विपक्षियों के आरोप हैं, और बंगाल की जनता जनार्दन ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं करती, वो परिवर्तन की राजनीति करती है, और परिवर्तन भी विकास केंद्रित है। ठीक है, बताइए सुमित मल्होत्रा जी। जी पल्लवी जी, फेंकू और झूठी पार्टी, देश में कोई काम नहीं हुए हैं आज 7 सालों के अंदर। आज महंगाई चरम पे है, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसान सड़कों पे, ये इन्हें दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसान 170 से ऊपर किसानों की शहादत हो चुकी है, इन्हें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। माननीय मोदी जी, अमित शाह, किसी के पास भी टाइम नहीं है किसानों के पास जा करके बात भी कर लें। इनके पास इतना टाइम नहीं है, चुनावी रैलियों में मस्त है कि अभी तक तो कोई वो नहीं। और फिर कहते हैं किसान आतंकवादी, और पता नहीं कौन कौन सी बातें इन्होंने कही है किसानों को, अन्नदाता को, जो हमारा किसान अन्नदाता है। तो अभी किसान ने, अभी इन्हें दिल्ली से भगाया है, पंजाब से भगाया है, महाराष्ट्र से भगाया है, अभी कौन बंगाल से भी भगाएगा। 5 राज्यों में चुनाव है, किसान इन्हें भगाएगा, इन्हें खूब भगा के मारेगा, तो इन्हें अकल आएगी। अभी नहीं आ रही है। देश में क्या हालात पैदा कर रखे हैं इन लोगों ने, केवल घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं, हम ऐसा कर देंगे। करा कुछ नहीं है 7 सालों में, सब नीचे आया है। जीडीपी देश की नीचे आ चुकी है। इनसे पूछे देश की जीडीपी आज कितनी है, बंगाल की जीडीपी उससे ज्यादा है। देश की जो है हालात बहुत ज्यादा खराब है। और सुनिए, हमारे 44 जवान शहीद हो जाते हैं, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती है। पर माननीय अंबानी, इनके जो बिजनेस करता है, अन्नदाता इनके, माननीय मोदी जी के, उनके घर के बाहर किसी ने गाड़ी में बम रख दिया, उसकी जांच कर ली इन्होंने तुरंत कि कहां से आरडीएक्स आया था, कहां से क्या आया था, तुरंत पता लगा लिया। पर 44 जवान कहां से शहीद हुए आज तक किसी को नहीं पता करा पाए, फाइल बंद कर दी इन्होंने। ये ऐसे हालात हैं इनके। ठीक है सर, आपका आखिरी कमेंट चाहूंगी मैं डॉक्टर नंदन। बाकी सभी पार्टियां झूठी घोषणाओं का भौंपू बजाती हैं,
लेकिन भारतीय जनता पार्टी घोषणा को साबित करती है, जमीनी हकीकत में लेके आती है, जमीन पर उतारती है उसे। और इस समय बंगाल में भ्रष्टाचार, तोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, आतंक, तुष्टीकरण की नीति और आम जनता के प्रति अन्याय, सांस्कृतिक अन्याय, एक धर्म विशेष का तुष्टीकरण, सिंगल विंडो सिस्टम जोर पर है, जो 2 मई के बाद समाप्त हो जाएगा। 2 मई के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, विकास केंद्रित राजनीति होगी और सबका साथ, सबका विश्वास और सोनार बांग्ला का जो सपना है वो साकार होगा। ठीक है सर, अभी आप फिलहाल दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावों के मद्देनजर पारा काफी हाई है। यहाँ पर सियासत इस समय अपने चरम पर है। दोनों ही पार्टियां जबरदस्त तरीके से कोशिश में लगी हुई हैं कि किसी भी तरीके से सत्ता पर काबिज हो जाए। खैर, देखने वाली बात यहाँ पर यही रहेगी कि जनता किसे जनादेश देती है। इसी के साथ 3 बजे 3 खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।